वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग करें। तो हम लोग आज जो है 2012 का जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चंस आया था 2012 में यूपी पीसीएस जीके मेंस के एग्ज़ाम में। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसा क्वेश्चन था आईपीसी का क्वेश्चंस, और आंसर राइटिंग का भी तरीका देखेंगे कैसे आंसर राइटिंग का। तो एक प्रकार से रिवीजन है और विथ आंसर राइटिंग है। तो अगर आप हमारे चैनल डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे वीडियोस हमारे चैनल में मिलते रहेंगे और जुडिशरी मेंस की तैयारी के लिए हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे 2012 में और उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखा जा सकता है अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस के मेंस के एग्ज़ाम में, देखिए ये क्वेश्चन 1982 में भी आया हुआ था और ये क्वेश्चन 1992 में भी एक बार आ चुका था। तो एक तरीके से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्रिटिकली एग्जामिन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेन सिट्रिया। ये जो मैक्सिम है इसको आप जो है एक्सप्लेन कीजिए, एग्जामिन कीजिए क्रिटिकली और इसके एक्सेप्शन बताइए। ठीक है, तो देखिए चूँकि ये एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेन सिट्रिया है तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि ऑल द एक्शन विच इज़ टू बी एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी दे मस्ट बी अकम्पनीड बाय द एक्टस प्लस मेंसरिया। ये दोनों चीज़ होने जरूरी हैं, तभी क्या होगा, वो ऑफेंस होगा। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मीन्स एनी एक्ट दैट इज इलीगल इन नेचर मस्ट बी डन विद द गिल्टी इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर। और ये एक प्रकार का जनरल डेफिनेशन है। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप जो है ये केस ज़रूर डिस्कस कीजिए इस प्रकार का, सिराज वर्सेस डी रूटजेन। इस पर एमसीक्यू भी आता है, आपको पता ही है, प्री में आता ही है, लेकिन यहाँ पे मेंस में आपको इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि इस केस में जो है कहा गया था कि सभी जितने स्टैट्यूट्स होते हैं उसमें मेंसरिया यानी जो भी क्रिमिनल लॉ के स्टैट्यूट्स होते हैं उसमें मेंसरिया क्या होता है, वो इम्प्लाइड ही होता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा। फिर इसका एक्सेप्शन क्या है, सबसे बड़ा एक्सेप्शन तो इसका क्या है, वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वे स्टैट्यूट है एक्सक्लूडेड, क्या एक्सक्लूड किया, मेंसरिया को एक्सक्लूड कर दिया है, वो ही क्या होता है, वो मेंसरिया को एक्सक्लूड कर दिया तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कि एक्शन ही काफ़ी सफिशिएंट होता है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पे स्टैट्यूट्स ने क्या एक्सक्लूड कर दिया है, मेंसरिया को एक्सक्लूड कर दिया है, तो वो बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। यानी आपने अगर एक्शन कर दिया है दैट इज सफिशिएंट, वहाँ पे सिर्फ एक्टर्स जैसे सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये किसका एक एक्सेप्शन हो सकता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आप दो केसेस मेंशन कीजिए, आर वर्सेस प्रिंस और एम एस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए आर वर्सेस प्रिंस में क्या केस का फैक्ट था, आप देख सकते हैं। एक अनमैरिड गर्ल थी जिसकी एज 16 साल से कम थी, 16 ईयर से कम थी। वो जो है एक आदमी से बताता है कि मेरी एज जो है 16 ईयर से ऊपर अबव है, तो वो उस पर बिलीव करता है, उसको अपने घर ले जाता है और बाद में इसके ऊपर केस आ जाता है किडनैपिंग का। ठीक है, तो ये लॉफुल गार्जियनशिप से लेके जाते हैं। तो ये केस था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, जहाँ पे केवल एक्शन हो जाना ही काफ़ी सफिशिएंट है उसको कॉज करने के लिए। फिर दूसरा जो केस है वो है एम एस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे जर्मनी से एक आदमी आता है, उसके पास सोना काफ़ी होता है जो कि भारत में फॉरेक्स एक्सचेंज जो एक्ट था उस समय उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिटेड था। तो उसके वजह से क्या हुआ, उसको ये पता नहीं था कि ये इसको यहाँ पे कोई ऐसा जो है ऑफेंस होगा, लेकिन चूंकि वो कैरी किया हुआ था तो इसलिए क्या हुआ, कैरी करने के कारण ही वो जो है ऑफेंस हो गया जैसे वो इंडिया आया। तो इस प्रकार से ये जो केसेस हैं इसको देखते हुए आप क्रिटिकली जो है डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ मामलों में जो है ये जो मैक्सिम है वो अप्लाई नहीं होता है और जहाँ पे केवल जो है एक्शन ही सफिशिएंट होता है, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर ब्रीफ में लिखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का ही मूल्यांकन होता है, यानी कि इवैल्यूएशन होता है, वेदर डू यू नो अबाउट दिस और नॉट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज डिफेंस। यानी कब जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक डिफेंस बन जाएगा आईपीसी में। तो आपको पता है सेक्शन 84 जो कि ये स्टार्ट करता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। ये जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 84 ऑफ द आईबीसी में, सेक्शन 84 के डेफिनेशन में दिया गया हुआ है। अगर आप इसको याद कर लें सबसे अच्छा तो यही है कि अगर आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अगर नहीं याद हो पाता है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके जो इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि इसमें क्या होना चाहिए, एक्यूज क्या होना चाहिए, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ये इसका इसेंशियल फीचर हो गया। फिर बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, क्या वो जो है रॉन्ग कर रहा है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ एक्शन कर रहा है। तो ये इसेंशियल फीचर्स हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, अगर ये चीज़ें यहाँ पे प्रूव हो जाती हैं तो ऑब्वियसली वो जो है केस अच्छा सा बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो मेरा वही आपसे रिक्वेस्ट है, आप कम से कम इसेंशियल्स को तो अच्छे से समझ लीजिए और आप मैकनॉटन रूल्स को भी डिस्कस करिए, क्योंकि मैकनॉटन रूल्स में ही काफ़ी एलोबरेटिव तरीके से अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है, कैसे वो इनकेपेबल होगा, इसको अच्छे से डिस्कस किया गया। तो ये जो आंसर्स हैं इस प्रकार से आप लिखिए, इतना ही लिखना पर्याप्त है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन भी 2012 में आया था और ये और कुछ वर्षों में भी रिपीट हुआ है। तो देखिए जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो जो है रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए थे 2012 में और ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे ही है। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको बोलता हूँ कि आप जब भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर याद कर ले, ध्यान से ये बार ज़रूर लगा लें। हो सकता है क्वेश्चन वही हो लेकिन पूछने का अंदाज बयान थोड़ा सा अलग हो सकता है, मगर आंसर लगभग मोटा मोटी वही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है इलस्ट्रेशन बेस्ड। ए इंटर्ड द हाउस ऑफ बी, ए जो है बी के घर में घुसता है विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, यहाँ पे थेफ्ट लिखना मैं भूल गया हूँ, थेफ्ट होना चाहिए। अटैक्ड बी अटैक्ड ए विथ लाठीज, यानी बी के घर में घुसता है तो चोरी के इंटेंशन के साथ और फिर बी उस पर लाठी से अटैक करता है। ए को लगता है उसकी लाइफ क्या डेंजर में है और वो अपने जो है तुरंत रिवॉल्वर निकालता है और बी को गोली से मार देता है। तो क्या ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? देखिए यहाँ पे जो मामला आएगा, ए एक प्ली लेगा, वो प्ली क्या लेगा कि प्राइवेट डिफेंस, कि उसको जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलना चाहिए क्योंकि उसका जो है लाइफ क्या डेंजर में था। लेकिन मामला ये है कि अगर उसको मिलेगा तो क्योंकि उसने क्या किया, वो ए ने जो है बी के हाउस में इंटर किया और पर्पस क्या था उसका थेफ्ट करने का, यानी एक रॉन्गफुल एक्शन की बात थी यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अपनी गलती की वजह से कोई इसको अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वो कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता है। तो चूंकि इसके वजह से फिर क्या होगा, ए लायबल होगा किसके लिए, मर्डर के लिए लायबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है मर्डर के लिए लायबल होगा। तो इसी प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप पहले थोड़ा सा इलस्ट्रेशन की भाषा को यूज़ कीजिए और फिर उसके बाद ये रीजनिंग दीजिए और फिर उसके बाद आप उसका आंसर लिखिए। तो इसी प्रकार से ब्रीफ आंसर लिखिए, प्रिसाइज आंसर लिखिए। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं, वो 5 मार्क्स के आते हैं। तो आप देखिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे वो आईपीसी के इलस्ट्रेशन से भी आए हुए हैं, यानी जितने भी आपके पास आईपीसी के इलस्ट्रेशन हैं उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी जो मेजर जो इलस्ट्रेशंस हैं, चाहे वो जनरल एक्सेप्शन की बात हो, चाहे ऑफेंसेस अगेंस्ट जो है बॉडी की बात हो, चाहे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात हो, उन सारे इलस्ट्रेशन को अच्छे से आप एक बार जरूर गॉन थ्रू हो जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था 2012 में। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी एंड ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी के ऊपर। और कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी का मतलब क्या होता है पहले आप उसको समझाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टिव जो लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनलिटी होती है, वो कैसे होती है, वो ज्वाइंट लाइबिलिटी के थ्रू होता है। देखिए यहाँ पे तो मैंने कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी लिखा हुआ है, लेकिन यहीं पे जो है आप क्रिमिनलिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक केस है चित्तरमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे कोर्ट ने इसको डिस्कस किया है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी क्या होता है, जहाँ पे आपने एक्चुअली जो है
एक्चुअली जो है आपने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन आप उस वाले एक्शन में जो जिस मॉब ने एक्शन किया उसमें आप शामिल थे, ठीक है। यानी मान लीजिए 10 लोगों का एक मॉब है, 1 2 3 4 5 6 10 लोग का मॉब है, उसमें 11वां व्यक्ति जो है आ जाता है, शामिल हो जाता है। भले उसने कुछ नहीं किया हो, वो खड़ा ही रहा हो उस पूरे मॉब में, वो सुना ही हो और उनके साथ जो है थोड़ा शोर शराबा ही हल्का फुल्का किया हो, तो भी वो जो है वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी बन जाती है। तो उसी से लेके ये बहाना आया है। और ये जो कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी की बात आती है, ये आती है अनलॉफुल असेंबली में, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली में क्या होता है, जहाँ पे 5 से ज़्यादा व्यक्ति लोग क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, किसके लिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में कुछ एक्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जितने लोग उस असेंबली में होते हैं सब पे ये लाइबिलिटी आ जाती है, यानी सब पे कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी आ जाती है। तो आप यहाँ पे सेक्शन 149 को डिस्कस कीजिए कैसे ये होता है। जहाँ पे इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट होगा तो वहीं पे ये जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी बनती है। तो आप यहाँ पे एक केस जो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, चित्रमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आप चाहें तो इस केस को यहाँ पे है जो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये केस ठीक ठाक है और इससे आपको क्या है ये भी मिल जाएगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी का भी मामला होता है। दोनों लगभग एक जैसा ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब कभी आप कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी की बात करेंगे आप 149 में, तो आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमन इंटेंशन जो है ये सेक्शन 34 में है और कॉमन ऑब्जेक्ट 149 में है। तो ये तो 34 में एक तो आप ऐसे भी ले सकते हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। दोनों का बेसिस क्या है, यहाँ पे जो लोग होते हैं उनका कॉमन इंटेंशन एक होना चाहिए, जो भी ग्रुप ऑफ द पीपल है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ग्रुप ऑफ द पीपल है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ जाते हैं, उनका इंटेंशन थोड़ा अलग होता है लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन की बहुत अच्छी डिफिनेशन तो नहीं दी गई, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लियरली तरीके से डिफाइन किया गया है। कॉमन इंटेंशन है सेक्शन 34 में जो भी कुछ एक्शन होगा वो कॉमन इंटेंशन के तरीके को प्रूव करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए होता है। और यहाँ पे क्या है, इट इज़ इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट में होता है। और कॉमन इंटेंशन कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट जो कि अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है। तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट जब भी आप बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 149। और सेक्शन 149 क्या बात करता है, सेक्शन 149 बात करता है अनलॉफुल असेंबली की, ठीक है। तो अनलॉफुल असेंबली कम से कम आपको 5 लोगों की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है कॉमन इंटेंशन के लिए आपके पास प्री प्लान होना चाहिए, आपका नीडेड होता है, ठीक है। और जो लाइबिलिटी बनती है वहाँ पे क्या होती है, वो जो है लाइबिलिटी ज्वाइंट बनती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोई प्री प्लान की जरूरत नहीं होती है, सिंपली आपने उस मॉब का पार्ट बन के तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी भी बोलते हैं, जहाँ पे आपके पार्टिसिपेशन से ही जो है वो जो है आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, वही सफिशिएंट है कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी के लिए। तो ये क्वेश्चन आया था आईपीसी में 2012 के क्वेश्चन पेपर में। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो प्रश्न आए हुए हैं इन प्रश्नों को तो आप अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। पढ़ने का मतलब ये है इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लीजिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको मेंस में आंसर राइटिंग करते समय, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी लगता होगा लेकिन आंसर राइटिंग थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन जो था वो है इलस्ट्रेशन से, एक्स गेव अ किक टू वाई who had enlarged spleen. As a result of the kick, the spleen was ruptured and Y died. Giving reason state what offenses had been committed. क्या करता है, X जो है एक जोरदार किक मारता है Y पे और इसकी जो स्प्लीन है वो काफ़ी बड़ी रहती है और इसकी वजह से क्या होता है, उसका स्प्लीन रैप्चर्ड हो जाता है और Y की वहीं पे डेथ हो जाती है। तो X को तो ये पता ही नहीं था कि Y के बारे में कि इसकी जो है स्प्लीन जो है वो इनलार्ज्ड हुई है, ठीक है। और उसने जोर से किक मारा और जो है एक्स ने वाई किक मारा और एक्स की जो है वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कैसी लाइबिलिटी बनती है, देखिए यहाँ पे तो डेथ तो कॉज हुआ, ठीक है, क्या मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा, इसका आंसर आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है, ये यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड होगा। क्यों होगा वो आप पढ़ भी सकते हैं और मैं बता भी रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ।
चूंकि ये बात जो है, ये फैक्ट जो है कि उसकी स्प्लिन बढ़ी है, एक्स को पता ही नहीं था, ठीक है, कि वाई की स्प्लिन बढ़ी हुई है। तो चूंकि ये फैक्ट उसके नॉलेज में नहीं था, तो उसने क्या किया, उसको सोचा कि उसने सोचा एक सामान्य सा किक वो उसको जोर से कर रहा है। तो इसके वजह से वहाँ पे जो उसकी लाइबिलिटी है एक्स की, वो लाइबिलिटी जो है मर्डर की नहीं होगी, रादर देन क्या हो जाएगी, वो कल्पेबल होमिसाइड की जो है वो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो इस प्रकार से है। और ये जो फैक्ट है, ये केस था मुन्नी लाल का केस, जो कि वर्ष 1943 यानी ईयर 1943 में केस आया हुआ था, उससे बहुत ही मिलता जुलता, बल्कि कहीं वही केस के फैक्ट पे ये इलस्ट्रेशन आया हुआ है। तो दोस्तों, आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी इलस्ट्रेशन है आईपीसी के, उन सारे इलस्ट्रेशन को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है, डिस्कस द एसेंशियल ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो सबसे पहले तो आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को बताइए, तो किस सेक्शन में है, ये 340 सेक्शन में है आईपीसी के। तो आप उसकी जो प्रावधान है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे तो वर्बिटम यानी उसी तरीके से यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, जिस प्रकार से आईपीसी में ये कॉपी किया हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे कर सके तो अच्छी बात। मैं तो कहता हूँ अगर आप इसको याद कर सके इस तरीके से, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है आईपीसी में, जिस प्रकार के शब्दों का अरेंजमेंट किया गया है, अगर आप उसको वैसे ही अक्षर से लिख दे, दैट इज़ द बेस्ट आइडिया टू राइट द आंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जो इसेंशियल्स हैं, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, यानी कोई व्यक्ति जो पहले रॉन्गफुली रिस्ट्रेन हुआ है, अब आप क्या कर रहे हैं, उसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं टू प्रोसीड फ्रॉम एनी नो काइंड ऑफ द एरिया। आप उसको सर्कमस्क्राइबिंग कर रहे हैं, यानी उसको चारों तरफ से बंद करके रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। यानी जो पर्सन पहले से ही एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में हो, फिर उसको आपने चारों तरफ सर्कमस्क्राइब कर दिया, यानी एक्स जिसको पहले से रॉन्गफुल था उसके चारों तरफ घेर दिया, आपको वो किसी भी दिशा में नहीं जा पा रहा है, तो उसको बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी कुछ उसी प्रकार का है जिसको मैंने आईपीसी से लिया हुआ है। यानी किसी भी दिशा में जाने से जब आप रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पहले रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दो आप ऐसे ही आप बता देंगे। 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होता है लिबर्टी, आपके पास बिल्कुल लिबर्टी होती ही नहीं है। और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में क्या होता है, ये पार्शियल रिस्ट्रेन होता है इन द लिबर्टी। सो दिस इज हाउ यू कैन सी हियर, ठीक है। और हर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी होता है। अगर आपको अभी देखा होगा आपने 340 की जो हमने 339 की 340 जो डेफिनेशन देखी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, हु एवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन्ड, यानी जो पहले से ही रिस्ट्रेन हो। यानी हर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रिस्ट्रेन तो इम्प्लाइज ही है, जबकि ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में ये जरूरी नहीं है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में मूवमेंट किसी भी दिशा में अलाउ नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दिशा में आपको जाने का अलाउ है, बाकी और दिशाओं में आपको जाने के अलाउ नहीं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो नॉर्थ में तो अलाउ है, बाकी ईस्ट में मना है, वेस्ट में मना है और साउथ में भी मना है, तो इसको बोलेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। तो इस प्रकार से आप जो है ये देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, देखिए, असॉल्ट, एफ्रे, रॉयट, क्रिमिनल फोर्स, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग, अबडक्शन, ये जो मेजर काइंड्स ऑफ द वर्ड्स है, कल्पेबल, होमिसाइड, होम मर्डर, इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल एक डिस्टिंग्विश करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो कह रहा है, डिस्कस द लॉ रिलेटेड टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एज लेड डाउन इन द आईपीसी एंड स्टेट द एक्सटेंट टू विच इट मे बी मिटिगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, रेफर द केस लॉ टू स्टेट योर आंसर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे केस लॉ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं आपको केस का नाम बता देता हूँ, आप चाहें तो उसको अपने लिए याद कर लीजिए। KM नानावती का केस, आप सबने जो है इसको नाम जरूर सुना होगा, और इस पर तो एक पिक्चर भी अक्षय कुमार की आई थी, तो अगर आपने पिक्चर देखा होगा तो आपको जरूर ये केस के बारे में भी पता होगा, ठीक है। तो चलिए, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है, ये एक्सेप्शन है मर्डर का, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन कहाँ पे है, ये एक्सेप्शन यहाँ पे है, एक्सेप्शन 1 ऑफ द सेक्शन 300। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, दैट मीन्स कब जो है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा,
जब कोई पर्सन सेल्फ कंट्रोल को लॉस कर देता है बिकॉज ऑफ द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी सडन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है, इसके वजह से अपना क्या है सेल्फ कंट्रोल लॉस कर देता है और दूसरे व्यक्ति की डेथ कॉज करता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। वहाँ पे जो है पर्सन मर्डर के लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्शन रहा, लेकिन ये एक्सेप्शन जो है कुछ इलस्ट्रेशन के साथ भी है। देखिए यहीं पे आप जो है ना के.एम. नानावती का केस भी डिस्कस कर सकते हैं। आप अब कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप एस.पी. मिश्रा की किताब पढ़ रहे होंगे, चाहे आप जो है एस.एन. मिश्रा की पढ़ रहे हो किताब, चाहे आप गर्ग की किताब पढ़ रहे हो, चाहे पिल्ले की पढ़ रहे होंगे, हर किताब में हर किताब में जो है ये केस लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से जो है इस केस को लेके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है, इसमें क्या है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। जब जो है ये जो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन काम नहीं करेगा, वो कब काम नहीं करेगा, जब जो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है, ये वॉलंटरली प्रोवोक किया गया है, यानी कि आपके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं था कि आपको प्रोवोक जो है ऑटोमेटिक हो, आपने खुद ही अपने आप को प्रोवोक कर लिया बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्शंस, तो वहाँ पे आपको ये जो है इसकी जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैसन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड, ए जो है काफ़ी उत्तेजना में था और वो जो है जेड के द्वारा जो प्रोवोकेशन मिला उसके वजह से उसने क्या किया, जेड के बच्चे जो वाई था जो था उसकी हत्या कर देता है। तो चूंकि अब उसने जेड के बच्चे वाई की हत्या किया, लेकिन जो प्रोवोकेशन आया था वो तो जेड की तरफ से आया था, वाई की तरफ से तो आया नहीं था जो चाइल्ड था, तो यहाँ पे तो उसकी लाइबिलिटी बिल्कुल बनती है ए की। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि खुद ही आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सामने से कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी आप जो है अपने आप को इतना ग्रेव सडन करते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ग्रेव सडन प्रोवोकेशन के लिए देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन द एक्शंस ऑफ द डिसीज्ड पर्सन एंड द पर्सन हु इज अक्यूज्ड देयर, but there is a thing that in this illustration the deceased person who is a child of the Z, why then in that case there was no any provocation was done by the from side of Y who was the child of the Z, तो इसलिए यहाँ पे जो है एक को जो है कोई भी यहाँ पे बचाव नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं और क्या एक्सेप्शंस है। अगला जो एक्सेप्शन है प्रोवोकेशन का, वो प्रोवोकेशन का अगला एक्सेप्शन ये है कि प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज, यानी कोई पर्सन एक्स वाई जेड जो कुछ भी है, अगर वो कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसने कोई लॉफुल एक्टिविटी किया हुआ है, तो लॉफुल एक्टिविटी जब वो कर रहा है तो उसके वजह से अगर किसी को सडन प्रोवोकेशन मिलता है तो और उसके वजह से वो पब्लिक ऑफिशियल की डेथ कॉज करता है, किसी डेथ कॉज करता है, तो वहाँ पे उसको सडन प्रोवोकेशन का ये लाइबिलिटी या ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन इसको आप इस तरीके से समझिए, ये जो इलस्ट्रेशन यहाँ पे है आप देख सकते हैं, एज लॉफुल अरेस्टेड बाय जेड अ बैलिफ, यानी जेड जो था एक बैलिफ था, यानी इसको आप इंस्पेक्टर समझिए, इंग्लिश वर्ड है बैलिफ, तो वो ए को लॉफुली अरेस्ट कर रहा है। एज एक्साइटेड टू सडन एंड वायलेंट पैशन बाय द अरेस्ट, और एक अचानक से गुस्सा आता है, ये वायलेंट पैशन हो जाता है, काफ़ी गुस्सा आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है, और फिर क्या करता है ही किल्स जेड। तो ऑफकोर्स जेड क्या कर रहा था, जेड तो अपना वही दायित्व निभा रहा था जो दायित्व उसको कानून की तरफ से मिला हुआ था, वो तो लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा था, तो ए को क्या जरूरत थी कि वहाँ पे जो सडन प्रोवोकेशन हो, लेकिन उसने सडन प्रोवोकेशन किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो है उसने जेड की हत्या किया और इसलिए ए क्या हो गया, वो मर्डर के लिए लायबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सी। अगला जो एक्सेप्शन है वो है क्या, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि आप जो है कोई प्राइवेट डिफेंस कर रहा है और आप जो है उस प्राइवेट डिफेंस की वजह से आपको काफ़ी गुस्सा आ जाती है, तो वो रीज़न नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको जो है ये प्रॉब्लम आए। तो देखिए जैसे यहाँ पे ए अटेम्प्ट्स टू पुल जेड स्नो, ए जो है जेड की नाक को खींचने की कोशिश करता है और जेड उसको मना करता है और वो उसको कुछ जो है प्राइवेट डिफेंस को भी एक्सरसाइज करता है, और इसी वजह से ए क्या करता है, गुस्से में आ जाता है और जेड की डेथ कर देता है। तो यहाँ पे जो क्या है, ए जो है मर्डर के लायबल होगा। तो ये सब कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मिटिगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अक्यूज फॉर द ऑफेंसेस, तो सिंपली आप यहाँ पे के.एम. नानावती वाला केस डिस्कस करेंगे तो भी चलेगा और आप इलस्ट्रेशन के थ्रू भी ये चीज़ें समझा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच आपको यहाँ पे दिया कि कैसे अगर क्वेश्चन आते हैं किसी भी प्रकार से तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था यहाँ पे
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्टिंग्विश एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से क्या करना है, तीन है, इसमें से हमको जो है दो के बारे में जो है डिस्टिंग्विश करना है। तो पहला क्या है, वो किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में। तो देखिए किडनैपिंग में जो एज होती है वो माइनर की वो 16 ईयर्स होती है मेल के लिए, यानी मेल जो है वो 16 साल का होना चाहिए और फीमेल क्या होना चाहिए, वो 18 ईयर्स का होना चाहिए, तभी वो जो है किडनैपिंग का केस बनता है। लेकिन एब्डक्शन क्या होता है, उसमें कोई भी एज का पर्सन चल सकता है, उसमें माइनर ओनर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन सी, जस्ट अ काइंड ऑफ नो गिविंग इनपुट हियर, किडनैपिंग इज फॉर द किड्स, एक ऑलमोस्ट यू कैन दैट मीन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर फीमेल है और मेल है तो 16 ईयर्स, यानी किड्स के बारे में बात करता है। एब्डक्शन जो है इसके अलावा जो कोई भी एज है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब जो है किडनैपिंग जो है, जो ऑफेंस है, जिसको मैं आपको आर वर्सेस प्रिंस में भी देखा था, वो जो किडनैपिंग का ऑफेंस है वो किसके अगेंस्ट है, वो जो है लॉफुल गार्जियन जो है उसके अगेंस्ट है। और ये क्या है, ये किसी भी प्रकार की गार्जियनशिप की बात नहीं करता है एब्डक्शन, ठीक है। अब किडनैपिंग इनोसेंटली भी हो सकता है, जैसे कि आर वर्सेस प्रिंस वाला केस अगर आपको याद होगा, तो आर वर्सेस प्रिंस में क्या हो, लड़की ने बताया कि भाई 16 साल से कम की, 16 साल से ऊपर की उसकी उम्र है और इसलिए वो कंसेंट दे सकती है उसके साथ रहने के लिए। अब घर में उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो साथ में रहना चाहती है उसके जो है लड़के के साथ। लेकिन लड़के ने उसको देखा, उसको भी लगा कि हाँ इसकी उम्र जो है 16 साल से ऊपर है, फिजिक को देखने के बाद तो उसके साथ ले गया अपने। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी उम्र कितनी थी, 16 साल से कम थी। तो लड़के ने यहाँ पे क्या किया, इनोसेंटली कॉज किया, यहाँ पे कोई इंटेंशन के साथ नहीं किया कि वो लॉफुल गार्जियन को लेके के जो है उससे लेके जाएगा। तो ये जो किडनैपिंग है वो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है वो इनोसेंटली भी हो जाता है, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये जो एब्डक्शन है ये हमेशा क्या होगा, आप जो है ताकत के बल पे करेंगे, ठीक है, फोर्स के बल पे करेंगे, ठीक है। जो फिल्मों में दिखता है, जब हीरो के जो है जो माँ बाप को जो किडनैप किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं किडनैप, एक्चुअली किडनैपिंग नहीं होता, वो एब्डक्शन होता है। तो जहाँ पे आप फोर्स के बल पे, कंपल्सन के दम पे, या डिसिटफुल यानी छिपाव के बल पे जो है किसी को आप जो है जो छिपा ले जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एब्डक्शन होता है, ठीक है। तो ये उसका हुआ एब्डक्शन। अब देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन आता रहता है बराबर एमसीक्यू में, ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऑफेंस जो है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ठीक है। एब्डक्शन एक ऐसा ऑफेंस है जो कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस में आता है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट केवल करता है लॉफुल गार्जियनशिप के से बाहर जाने का, तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। लेकिन एब्डक्शन क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। तो ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आता है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ठीक है। अगला जो है डिफरेंस निकालना है वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में। तो यहाँ पे भी आप जो है देखिए कि असॉल्ट क्या होता है, असॉल्ट वो एक्शन होता है जो कि फोर्स होने से पहले की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स एक्चुअल यूज नहीं होता, आप डराते हैं, वो होता है असॉल्ट। और फोर्स क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली आपने जो है ताकत का इस्तेमाल कर लिया, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल फोर्स। और यहाँ पे क्या होता है, असॉल्ट में आपने केवल डरा दिया और उसको लगने लगा कि भाई आप कभी भी फोर्स यूज कर सकते हैं, यानी एक्स ने क्या किया, वाई को मुक्का दिखाया कि भाई लो अभी बताते हैं तुमको, और वाई को लगता है कि भाई अभी अभी कभी भी ये मुझे मार सकता है। तो ये जो अप्रहेंशन हुआ यहाँ पे ना, यही क्या हो गया, ये असॉल्ट का एक पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अप्रहेंशन की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे तो एक्चुअल भाई आप ताकत का इस्तेमाल ही करिए, किक ही मार दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिमिनल फोर्स का मैटर हो जाएगा। दोनों जो है क्या है, ये दोनों ऑफेंस है, ऐसा नहीं है कि एक में राहु एक में जो है एक ऑफेंस नहीं है, ठीक है। एवरी असॉल्ट डू नॉट कैरी क्रिमिनल फोर्स, सारे जो है असॉल्ट में क्रिमिनल फोर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, आप डरा रहे हैं, आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल होगा नहीं। अगर एक्स केवल डरा रहा है तो वहाँ पे क्रिमिनल फोर्स की कोई बात है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल फोर्स में एवरी क्रिमिनल फोर्स कैरी असॉल्ट, यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल फोर्स होते हैं उसमें असॉल्ट तो आएगा। पहले आप हाथ ले जाएंगे और हाथ जैसे ही उसके पास ले जाएंगे तब तक तो क्रिमिनल जो है असॉल्ट है, जैसे ही आपने उसके ऊपर मारा वो क्या हो गया, सॉरी वो क्या हो गया, वो क्रिमिनल फोर्स हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द असॉल्ट एंड द क्रिमिनल फोर्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते रहेंगे और आप ऐसे ही आंसर लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जाके जो है ज्ञान की धारा अपनी बहाने मत लगिएगा मेंस के एग्जाम में, क्योंकि समय बहुत कम होता है भाई, समय कम है। तो आप जो है आंसर अपना प्रिसाइज और कंसाइज लिखिए, और जो टीचर है ना वो भी उसी कॉपी को अच्छा मानता है जो प्रिसाइज और कंसाइज लिखे। और कोशिश कीजिए आप बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स को अपने आंसर में जरूर लिखिए। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली तो आप कम से कम कीवर्ड्स को तो जरूर रखिए वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला जो डिफरेंस पूछा गया है वो किसके बीच में है, यहाँ पे देख लेते हैं, वो है रॉयट
और एफ्रे के बीच में। ये रॉयट क्या है और एफ्रे क्या है, तो पहले तो आप देखिए सेक्शन वाइज ही देख लीजिए कि भाई दोनों अलग अलग सेक्शन से आते हैं, ठीक है। रॉयट क्या होता है, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये आप चाहे प्राइवेट प्लेस कर लीजिए, चाहे आप जो है कहीं भी कर लीजिए। अब ये क्या है, ये क्या होता है, एफ्रे जो होता है ये केवल पब्लिक प्लेस पे ही होगा, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, ये पब्लिक प्लेस पे ही होगा, ठीक है। और रॉयट के लिए कम से कम आप 5 लोग को लेके आइए भाई, तभी आप रॉयट कर पाएंगे। और रॉयट जो है क्या है, ऑफेंस है, इसको करना तो नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। फिर यहाँ पे एफरे में क्या है, कितने लोग चाहिए, इसमें 2 लोग चाहिए। अगर आप देखिए इससे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते रहते हैं कि रॉयट के लिए कितने लोग चाहिए, रॉयट के लिए 5 लोग चाहिए, एफरे के लिए कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, अनलॉफुल असेंबली कितने लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, कॉमन इंटेंशन के लिए कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए कितने चाहिए, 2 लोग चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आते रहते हैं, आपको पता ही होगा, आपने प्रिपरेशन किया है और आपने अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ जो है जब मेंस किया ही है, तो ऑफकोर्स आपको पता है ही इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे जो है रॉयट जो होता है शुरुआत में क्या होता है, वो अनलॉफुल असेंबली का ही पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है एफ्रे जो है अनलॉफुल असेंबली का पार्ट जरूरी होना नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रॉयट में केवल लड़ाई झगड़ा करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको क्या करना, पब्लिक अगर आपने पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया तभी जो है वो राइट हुआ। तो राइट इज वेरी अनलॉफुल एक्शन, नेवर डू दिस, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्शंस। एंड एक्यूज क्या हो सकता है, मस्ट बी एनिमेटेड विद कॉमन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब कोई प्लान वान होता नहीं है, ठीक है ना, डिस्टर्ब करने का होता है, अचानक से कुछ बात हुई, बहस हुई, झगड़ा हुआ और आपने क्या किया, शुरू कर दिया। ये सब सड़कों पे अधिक होता है, सड़कों पर आप देखते होंगे 2 लोग ऐसे भड़ाभड़ जो है झगड़ने लगते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं एफ्रे में, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंस किडनैपिंग के बारे में, ये रहा डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया, रॉयट, असॉल्ट, रॉयट एंड एफ्रे, एंड देन असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, किडनैपिंग एंड अबडक्शन को हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस जो है ना वो आते रहते हैं डिस्टिंक्शन को लेते हुए। जैसे कि अभी आपको मैं बता दूं मर्डर और जो है कल्पेबल होमिसाइड में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है भाई जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप जो है जरूर ध्यान रखिए। थेफ्ट और रॉबरी में क्या अंतर है, ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्या ये पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं लॉ के, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एग्जाम के लिए, क्योंकि समय अब काफ़ी कम है, तो आप अच्छे से बस पढ़ लीजिए। और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी भाई, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब आप घंटी बजने वाली है, अगर आप ऐसा नहीं किया है तो काफ़ी अपने आप को नुकसान कर रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, अब देखिए अ स्टूडेंट लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हिमसेल्फ फॉर सेल्फ इमुलेशन, he got logs piled in front of the main gates of the university and sprinkled kerosene oil over it. Thereafter he climbed over the pile of the wood and sprinkled kerosene oil upon himself. In the meantime the police came and registered a case of attempt to commit suicide. अब हुआ क्या, देखिए पूरी कहानी का देखिए, जो जो हिंदी में जो तात्पर्य निकलेगा वो क्या है, तात्पर्य ये है भैया कि ये जो है एक स्टूडेंट लीडर है, हाँ, वो यूनिवर्सिटी में अपनी जो है नेतागिरी चमकाना चाहता है। तो चमकाने के लिए क्या करता है, वो कहता है कि भाई मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर जो है पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ने। और उसके हाथ में क्या है, वो जो है एक जो है केरोसिन ऑयल का गैलन लेके घूम रहा है। फिर क्या किया उसने, अपने ऊपर केरोसिन ऑयल फेंका और उसके बाद जाके जो है लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाके खड़ा हो गया और केरोसिन ऑयल अपने ऊपर फेंक दिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये जब किया उसने, तो और उसी बीच में क्या होता है, पुलिस भी आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। तो क्या ये अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर होगा कि नहीं होगा, आप बताइए फटाफट कमेंट करके। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये नहीं होगा, कानून के हिसाब से भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर तब होता है जब वो माचिस को लेता और जलाने की कोशिश करता, जला दिया होता तो वहाँ पे होता, सेल्फ इमुलेशन तभी होता। यहाँ तो क्या हुआ, हो सकता है उसका माइंड चेंज भी हो जाता समय उससे पहले ही। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या किया, केवल अपने ऊपर तेल को ही स्प्रिंकल किया, अपने ऊपर तेल को गिराया, माचिस से उसने आग लगाई नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जो है उसको लाइबिलिटी नहीं बनती है सुसाइड का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ था 2012 के आईपीसी के पेपर में। तो दोस्तों ये जो हमने अभी स्टडी किया आपके साथ यहाँ पे आईपीसी के पेपर्स को लेके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपको पता चल गया होगा किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में
और किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से जो है ज़बरदस्त तरीके से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय काफ़ी कम है और इस प्रकार के वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया, अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल so that you can all get the notification whatever we are uploading on my YouTube channel. So with this request please subscribe my channel, and thank you for all of you for watching the video. We will meet with another video very soon in the next video on some other subjects. So thank you for watching. Please subscribe the channel and share with your friends who are preparing for the mains examination. Thank you everyone.